नमस्कार। डिस्कवरी आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे कोर्स की चर्चा कर रहा हूं जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। खासतौर से पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो एरिया है उसके लिए। सिलेबस तो देखेंगे तो बहुत लंबा है सिलेबस इसका, और ऐसा लगता है कि काफ़ी समय जाएगा इसको तैयार करने में। लेकिन एक खास तरह का कोर्स डिज़ाइन किया गया है डिस्कवरी के द्वारा, और उसमें केवल 15 लेक्चर्स में पूरी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने का प्रयास किया गया है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह मिलेगा कि कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं इसकी, और औसतन अगर हम 15 से 20 प्रश्न भी पॉलिटी से अपेक्षा करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में, तो मोर और लेस वो सारे प्रश्न हमारे दायरे में होंगे। आपको केवल इसमें ध्यान यह रखना है कि जब आप ये 15 लेक्चर वाली क्लासेस ले लेते हैं तो जब तक ये क्लास चलेगी तब तक का तो करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी परीक्षा नज़दीक आएगी तो अखबार चूंकि आपके टच में होगा, न्यूज़पेपर आप देखते होंगे अवश्य, उसमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो हो सकता है सामने आए न्यूज़ में, और जो हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा है उससे मेल खा जाए, तो उसको आपको थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत होगी अपने स्तर से। रही बात कि इन 15 लेक्चर्स में कैसे हो सकता है यह, और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, उस पर थोड़ी सी विस्तार से मैं चर्चा कर देता हूं, और कैसे कैसे लेक्चर का प्लान होगा हमारा और उसमें लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो मान लिया कि हमने लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से 15 लेक्चर कंप्लीट किए, तो हर यूनिट, हर लेक्चर के बाद एक एमसीक्यू का एक आपके पास एमसीक्यू अवेलेबल होगा, ताकि आप उस चैप्टर से संबंधित जो प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं उन पर आप प्रैक्टिस कर लें। और ये दो फायदे हैं। एक तो प्रैक्टिस होगा कि प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे, और दूसरा कि जो आपने क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न के माध्यम से रिवीजन कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके साथ साथ जो पीवाईक्यू हैं उस चैप्टर से संबंधित, वो भी आपके एमसीक्यू में शामिल होंगे, ताकि जो पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी छूटे नहीं, और नए प्रश्न क्या हो सकते हैं उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, ये भी उसमें कवर हो जाए। इसके बावजूद अगर मान लिया किसी को कोई डाउट्स रह गया, तो हम लोग इस पूरे 15 दिनों की कक्षा वाला जो कोर्स है, इसमें एक सेशन हम लोग डाउट क्लियरेंस का भी रखेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो अगर हमारे तक पहुंचते हैं तो हम उनको उसका समाधान भी कर देंगे, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी उसमें नहीं हो। यही प्लान है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम समय में हम इस टॉपिक को, कम से कम 20 प्रश्नों का जो एक सेगमेंट है, उस प्रश्न पर हमारे उस सेगमेंट पर हमारी पकड़ अच्छी बन सकती है। राइट। तो मैं थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर देता हूं कि कौन सा चैप्टर है, लेक्चर में क्या होगा, किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक है, और उसके अंदर हम किस तरह की बातों पर गौर करेंगे। जैसे यहां लिखा है लेक्चर 1, प्रिएम्बल एंड पार्ट 1, उद्देशिका और भाग 1। यह है अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब उद्देशिका जब हम पढ़ते हैं तो उद्देशिका तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है उद्देशिका में, कि मूल संविधान की जो उद्देशिका थी उसमें जो वाक्य था वो क्या था। तो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और 42वें संशोधन 1976 से हमने उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। तो अगर पीवाईक्यू पर गौर किया है तो पूछा गया प्रश्न है यह कि मूल संविधान में, प्रस्तावना में या उद्देशिका में
क्या वाक्य लिखा हुआ था। तो वहां से शुरुआत करें अगर हम कि उद्देशिका आखिर होती क्या है, राइट। तो उद्देशिका के अगर हम इसको इस तरीके से देखें, तो लेक्चर 1 में उद्देशिका है, इसकी परिभाषा, इसकी संरचना, इसका महत्व, इसके अवयव या प्रतिबद्धता कहते हैं उसको, प्रतिबद्धताएं जैसे ना संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब। इसके अलावा जो प्रमुख न्याय निर्णय है, बहुतों ने पढ़ रखा होगा, बेरुबारी संघ, केशवानंद भारती, ए गोपालन, है ना, इस तरह के जो एस.आर. बोम्मई, इस तरह के जो कुछ प्रमुख केस लॉज हैं उन पर चर्चा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि प्रश्न कहां से बन रहा है। इसके अलावा इसका जो दार्शनिक पक्ष है वह भी देखा जाएगा कि शायद कहीं अगर विश्लेषण आधारित कोई प्रश्न आ जाए तो उसको कवर कर लें, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम भाग 1 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4, इसमें भारत का राज्य क्षेत्र है, उसकी विशेषता क्या है, इसके अलावा नए राज्यों का गठन कैसे होता है भारत में। तो 3 प्रक्रियाएं हैं, प्रवेश, स्थापना और निर्माण। तो राज्य का जो पुनर्गठन है, जैसे अभी चर्चा में बना हुआ है कि 2019 में हमने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाकर हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 संघ शासित क्षेत्र बनाए, लेकिन जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाना है। तो राज्य का दर्जा कैसे दिया जाता है, राज्य का पुनर्गठन, गठन कैसे होता है, इस तरीके की बात हम अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें यह भी देखा जाएगा कि जब भी नए राज्य का गठन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जब संशोधन करते हैं तो 368 के तहत संशोधन करना आवश्यक नहीं होता है। इस तरीके से हम लेक्चर 1 में इतनी बातें करेंगे। दूसरा है कि लेक्चर 2 जो हमारा है उसमें नागरिकता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 का, और एक टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा है अधिकार संबंधी मुद्दे। तो लेक्चर 2 में नागरिकता, इसकी परिभाषा, है ना, इसके अलावा राष्ट्रीयता क्या होती है, अधिवास क्या होता है ना, नागरिक कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है, इसके अलावा नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 में CAA 2019 में जो प्रवासी हैं उसका परिभाषा उसकी क्या है कि या तो जैसे परिभाषा है ना कि या तो उसके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं हो, या अगर है भी और जो निर्धारित अवधि रखी गई थी भारत में रहने की उससे ज़्यादा समय से निवास कर रहा है, दोनों की स्थितियों में वह अवैध प्रवासी कहा जाएगा। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी उसकी बात कर रहा है यह संशोधन अधिनियम। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, जैसे 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया रहने की अवधि, तो किस अनुसूची में संशोधन है कानून के, तो उस तरीके से हम नागरिकता संशोधन अधिनियम की भी बात करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक है जिसको अभी मैंने कहा कि अधिकार संबंधी मुद्दे। आपके सिलेबस में गौर करेंगे तो साफ साफ लिखा है राइट्स इश्यूज। तो राइट्स तो हम पढ़ते ही हैं, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ेंगे ही विस्तार से। राइट्स इश्यूज का मतलब होता है कितने तरह के अधिकार हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों की प्रणाली क्या हो सकती है। तो एक इसमें पढ़ा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रणाली,
राइट। दूसरा, अधिकारों की श्रेणियां, है ना, कैटेगरीज ऑफ राइट्स कितनी है, ये सब उसमें देखने की जरूरत है। तो ये अधिकार संबंधी मुद्दा होगा। तीसरा जो और चौथा जो हमारा लेक्चर है उसमें होगा मूल अधिकार 1, मूल अधिकार 2 और लैंड रिफॉर्म। इसका मतलब हो गया कि भाग 3 हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 और 4 में। हम पढ़ेंगे पार्ट 3, मतलब अनुच्छेद 12 से 35 और 31A, B और C। इसके अलावा इसके साथ पढ़ेंगे 9th शेड्यूल, है ना। तो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान क्या है और मूल अधिकारों में भी अधिकारों की श्रेणियां कितने तरह की हैं, मूल अधिकार कितने तरह के होते हैं, खास तौर से अनुच्छेद 21, 19, 14 इस तरीके के जो अधिकार हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 2 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। इसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड लैंड रिफॉर्म हो गया। लेक्चर 5 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे क्या मुद्दे हो सकते हैं, जैसे एक होता है वितरक न्याय, राइट, आर्टिकल 38, 39, एडिंग टू दैट 46। इसके अलावा श्रम कल्याण 43 एंड 43A, ठीक है। इसके अलावा 41, 42 जिसमें सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा है, और इसके अलावा कार्यस्थल पर मानवोचित दशा है, प्रसूति लाभ है। इसके अलावा 44 में तो यूसीसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, लेकिन फिर भी इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, इसकी एक समझ हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा 48 है, 48A है ना, 49 है, और थोड़ी सी चर्चा हम लोग 50 की करेंगे, शक्तियों का पृथकीकरण। 51 करेंगे भारत के विदेश नीति का संवैधानिक आधार। ये पहले पूछा गया प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार कहाँ है, तो अनुच्छेद 51 हमें देखना है। इसके अलावा भाग 4 क या पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखनी है, कितनी श्रेणियों में ड्यूटीज रखी हैं हमने, और किस तरह का उसका महत्व है, कैसे उसको एनफोर्स कर सकते हैं हम, ये सारी बातें उसमें चर्चा में लाई जाएंगी। इसके बाद लेक्चर 6 और 7 जो होगा वो कार्यपालिका का प्रावधान करता है, जिसमें आपको एग्जीक्यूटिव में जैसे प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट का में क्या पढ़ा जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज, है ना, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, उसके बाद कुछ जो उसके कार्य अधिकार हैं, जैसे अध्यादेश है, जैसे क्षमादान है, जैसे विशेषाधिकार है, इस तरह की कुछ बातें हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे। फिर वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और गवर्नर बहुत न्यूज में रहा है इसलिए गवर्नर है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल है ना, इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल है। ये सब हम इसमें लेक्चर 6 और 7 के अंदर कवर करेंगे। अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा एरिया ऑफ कवरेज क्या है। इसके बाद 1-2 बातें और इसमें बारीकी से करूंगा। फिर उसके बाद है कि लेक्चर 8 और 9 जो हमारा होगा वो लेजिस्लेचर का है। लेक्चर 10 और 11 लेजिस्लेचर में खास तौर से अनुच्छेद 107 से लेकर 117 जो अनुच्छेद होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बहुत हद तक हमारे पास हैं, खास तौर से फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स, है ना। तो संयुक्त बैठक भी है, उसमें साधारण विधेयक भी है, धन विधेयक भी है ना, वित्त विधेयक भी है। तो लेजिस्लेचर की बात वहां हो जाएगी। जुडिशरी में हमें देखना यह है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, परिवार न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इस तरह स्पेशल कोर्ट्स, इस तरह के जो जुडिशियल सिस्टम है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 323A और B में ट्रिब्यूनल्स की क्या स्थिति है। फिर
लेक्चर 12 में संघ राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटेंगे हम, विधायी, या प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। जैसे मान लें कि मैं उदाहरण दूं अगर कि विधायी संबंधों से 245, 46, 48, 49 ये 4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह 265, 266, 67, 68, उसके बाद 279A, 280, 281 ये वित्त के संबंध में है। 262, 63 ये आपका 258, 258A, 262, 263 ये प्रशासनिक संबंधों के लिए हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ बारीक चीज़ों पर गौर किया जाएगा। इलेक्शंस हम करेंगे 2 लेक्चर्स में, जिसमें इलेक्शंस के साथ साथ पूरी प्रक्रिया संविधान की, इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ मूल बातें जो उसके प्रमुख गुण हैं उन पर चर्चा की जाएगी। और अंत में जो लेक्चर 15 होगा हमारा वो पंचायती राज प्रणाली है। और इसके अलावा एक और खास बात आपके सिलेबस में लिखी है, वह है लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी। ये हमारा 15 लेक्चर का प्लान है। अब इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स में पढ़ने के लिए करना क्या है हमें, कि आपको एक टॉपिक के कुछ बातों पर गौर करना है, जैसे उसका कॉन्सेप्ट, संकल्पना उसकी, यू हैव टू स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एनी डैम टॉपिक। जैसे मान लें पंचायत, तो पंचायत की संकल्पना क्या है। दूसरा है उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे ग्राम सभा, तो ग्राम सभा किस अनुच्छेद में वर्णित है, किस अनुच्छेद, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, तो याद रखना पड़ेगा 243B। तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग कहां है, तो फैक्ट्स और फिगर्स ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके अलावा उसकी एनालिसिस देखनी है अगर हमें, तो थोड़ी सी एनालिसिस भी की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा, ताकि अगर कहीं वक्तव्य आधारित स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसको कवर कर सकते हैं। और चौथा है कि जो उसका करंट डेवलपमेंट है, कि अगर वो न्यूज में रहा है तो वह न्यूज की बात कैसे होगी। ये 4 आयाम हैं जिस पर हमें फोकस करना है हर टॉपिक के, जो हर क्लास में, हर लेक्चर में मैं उसी तरीके से कवर करूंगा आपके लिए। दूसरी बात इसमें यह है कि हर टॉपिक में कुछ बारीकियां होती हैं, उन बारीकियों पर गौर करने की जरूरत है, जो हमें यह मैसेज देगा कि जो अधिकारी बनने वाला है उसकी दृष्टि बहुत पैनी है और अंदर जाकर चीजों को ढूंढने की क्षमता उसके अंदर है। तो कहां कहां बारीकियां हैं, उन बारीकियों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि कैसे उसकी वहां तक हम पहुंच सकते हैं और कैसे हम दूसरों पर एज ले सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा प्लान होगा 15 लेक्चर का, पूरे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का। कुछ एरिया उसमें गवर्नेंस का भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, जिससे हम उसको अलग नहीं कर सकते, राइट। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इन 15 लेक्चर्स पर अगर आप फोकस कर लें, और जैसा अभी मैंने शुरू में कहा कि हम PYQ की एनालिसिस भी करेंगे, किस तरह के PYQs हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और नए प्रश्न, हर टॉपिक से रिलेटेड नए प्रश्न। तो जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उससे आपको लाभ यह मिलेगा कि रिवीजन भी हो जाएगा और प्रश्न की भाषा भी समझ में आ जाएगी, PYQ भी कवर हो जाएगा। और इसके अलावा, इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है, देन वी विल हैव ए डाउट क्लियरेंस सेशन, जिसमें फिर हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। आप अपने डाउट्स भेज देंगे ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं यथासंभव, राइट। इसी उद्देश्य से यह कोर्स आपका डिजाइंड है। मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, राइट। थैंक यू।